हेलो एवरीवन। अपनी पिछली वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात की और हमने देखा कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज के आपस में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द मैट्रिक्स एंड हाइब्रिड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 4 टाइप्स के हो सकते हैं, जिसमें हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ा। फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी जो फंक्शन उन्हें करना है उसके बेस पर डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है। इसी तरह से डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ग्रुपिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और लोकेशन ऑफ द बिजनेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 2 ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। मींस एक साथ एम्प्लॉय को 2 डिपार्टमेंट का मेंबर बनाया जाता है। इट इनकॉर्पोरेट्स फंक्शनल डिपार्टमेंट्स एज इट्स प्राइमरी फाउंडेशन while additional temporary departments are also made on the basis of product groups, जो कि इस functional department पर ही वर्क करते हैं। Employees have dual membership, इसमें जितने भी employees होते हैं उनके dual membership होती है। एक तरफ वो मेन डिपार्टमेंट के मेंबर होते हैं तो दूसरी तरफ वो उस प्रोजेक्ट टीम के मेंबर होते हैं जिसमें उनको शिफ्ट किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आइए देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। इसमें जैसे सीईओ आप देख सकते हैं, सीईओ के अंडर डिफरेंट आपको डिपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग एंड R&D डिपार्टमेंट। और हर डिपार्टमेंट के अंडर उस वर्क से रिलेटेड बहुत सारे स्पेशलिस्ट एम्प्लॉइज भी आपको नजर आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि कुछ हमारी प्रोजेक्ट टीम्स बनने के लिए रेडी हैं। जैसे मान लीजिए हमें टीम ए बनानी है, तो टीम ए बनाने के लिए वो अलग अलग डिपार्टमेंट से जो भी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस के एम्प्लॉइज चाहिए उनको वहां से उस टीम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह से टीम बी में शिफ्ट किया जाएगा और इसी तरह से टीम सी में शिफ्ट किया जाएगा। और एम्प्लॉइज जब इस तरह से वहां शिफ्ट हो जाएंगे, वहां पर वो वर्क करेंगे और जब वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा, जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तब ये एम्प्लॉइज वापस अपने डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। फोर्ड का नाम आपने जरूर सुना होगा। फोर्ड मोटर कंपनी जो एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, वो इस स्ट्रक्चर को धीरे धीरे फॉलो कर रही है। और फोर्ड ही नहीं, आज के टाइम में बहुत सारी कंपनीज हैं, खासतौर पर कंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं। आइए देखते हैं इस स्ट्रक्चर के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है एनहांस्ड फ्लेक्सिबिलिटी, कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एम्प्लॉइज को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अलग अलग प्रोजेक्ट टीम में शिफ्ट किया जाता है। साथ ही एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनको एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं। जो भी एम्प्लॉय जहां रिक्वायर्ड है वहीं पर उसको शिफ्ट कर दिया जाता है और वहां पर उसकी हम एफिशिएंसी का बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इम्प्रूव्ड कोऑपरेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो टीम्स हैं उनको डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट करना होता है और डिपार्टमेंट्स उनको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉइज प्रोवाइड करवाता है। और साथ ही मोटिवेटेड टीम मेंबर्स हैं, कि जब टीम मेंबर्स अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आती है, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। लेकिन साथ ही इस स्ट्रक्चर के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जिसमें सबसे पहला ड्रॉबैक है अनसर्टेन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि यहाँ पर क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी एम्प्लॉई 2 अलग अलग जगह पर उसको रिपोर्ट करना है, एक तरफ टीम में, दूसरी तरफ अपने डिपार्टमेंट में, तो कहीं ना कहीं उसके जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आता है। साथ ही परसेप्शन ऑफ एनार्की की इसमें ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि एनार्की चल रही है। मींस सभी लोग किससे कौन कनेक्टेड है ये चीज बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाती। साथ ही ग्रुप डायनामिक्स
इसमें इश्यूज आते हैं कि अलग अलग टीम्स जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं तो कई बार उनके बीच आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनकी प्रायोरिटीज को लेकर या रिसोर्स एलोकेशन को लेकर। साथ ही यहाँ पर कोऑर्डिनेशन चैलेंज इसी से अराइज होता है क्योंकि आपस में डिपार्टमेंट्स को टीम के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना होता है और उसमें कई बार क्लैशेस आने लगते हैं। आइए अब हम देखते हैं अबाउट द हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम ट्रेडिशनल टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स हैं, जो कि फंक्शनल, डिविजनल या मैट्रिक्स फॉर्म जो कि आपने समझे, उनका एक कॉम्बिनेशन बनाकर एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। हाइब्रिड का मतलब ही होता है जब हम दो चीजों को मिक्स करके कोई नई चीज डेवलप करें। इस स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अपनी जरूरत के अनुसार एक पर्टिकुलर टाइप के स्ट्रक्चर को फॉलो करने की बजाय अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का डिजाइन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करती है और इससे बेनिफिट होता है कि वो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर की जो खास स्पेशल बातें हैं या स्पेशल बेनिफिट्स हैं उनको वो ले सकती है। आइए अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। जैसे कि आपको यहाँ पर सीईओ दिखाई दे रहा है, इसने एक तरफ फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो किया है जहां पर उसने ग्रुपिंग की है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट, आर&डी डिपार्टमेंट एंड एचआर डिपार्टमेंट। अब ये जो तीनों डिपार्टमेंट हैं ये सेंट्रल लेवल पर अदर डिपार्टमेंट्स को अपनी सर्विसेज देंगे, जबकि दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है डिविजनल स्ट्रक्चर जहां पर कि इन्होंने ग्रुपिंग की है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे कि आपको दिखाई दे रही है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, अपैरल्स डिवीजन और कॉस्मेटिक्स डिवीजन। अब ये डिवीजन अपने एरिया में प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट का काम ये अपने अंडर करेंगी, जबकि फाइनेंस या आर&डी से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज लेनी है वो फंक्शनल जो इनकी सेंट्रलाइज्ड जो ग्रुप्स हैं उनका भी बेनिफिट ले सकती है। आपने माइक्रोसॉफ्ट जरूर सुना होगा, आप उसको यूज भी करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को यूज कर रहा है। आइए देखते हैं इस स्ट्रक्चर के क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है फ्लेक्सिबिलिटी का, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करने की बजाय जरूरत के अकॉर्डिंगली अलग अलग स्ट्रक्चर को यूज कर रही है। साथ ही इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपर्टीज की यहाँ पर जब वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को स्पेशलाइजेशन के बेस पर बना रही है तो वहां पर अलग अलग तरह की हमें एक्सपर्टीज का भी बेनिफिट मिलता है। साथ ही यहाँ पर होती है एफिशिएंसी, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन पॉसिबल है क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज्ड सर्विस दे रहे हैं तो कुछ डिपार्टमेंट अपने अपने वर्क एरिया में ही अपने रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर स्केलेबिलिटी का भी हमें फायदा होता है कि कोई भी बिजनेस यदि अपने आप को ग्रो करना चाहता है, उसको अपस्केल करना चाहता है तो वो इस स्ट्रक्चर का बेनिफिट उठाते हुए अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग एरिया में खोलकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। साथ ही अब हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स की, कि इस स्ट्रक्चर के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक है कॉम्प्लेक्सिटी इन मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट करने में कॉम्प्लेक्सिटी आती है क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर भी डिपेंडेंट है, साथ ही साथ ऑटोनॉमस भी है। साथ ही यहाँ पर क्लैरिटी इन रोल्स है कि कौन किसको कैसे सर्व करेगा, इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी की प्रॉब्लम आती है। साथ ही रिस्क ऑफ एम्बिगिटी है, वही कि कौन डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं रहती। और साथ में प्रॉब्लम आती है कन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट अपने अपने फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हर डिपार्टमेंट चाहता है कि उसका वर्क बेटर हो, तो कई बार प्रायोरिटीज की प्रॉब्लम भी यहाँ पर आ सकती है। तो इस तरीके से जब आपने मैट्रिक्स और हाइब्रिड स्ट्रक्चर को समझा तो अब आपका टास्क है कि आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की तरफ जाना चाहती है, उसको बताना है कि उसका कंपनी के ऑपरेशंस पर, कम्युनिकेशन चैनल्स पर और डिसीजन मेकिंग पर क्या असर पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।